हेलो स्टूडेंट्स, जीतने का असली मज़ा तभी है जब सब आपके हारने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उस टाइम पे आप जीत जाएं। सोचो सोचो तो बहुत गहरी बात है। स्टार्ट करते हैं आज 11th अकाउंटेंसी बिल्स ऑफ एक्सचेंज। 2 या 3 वीडियोस में ही हम कवर करा देंगे इसको। तो पॉइंट पे आ जाते हैं बहुत सीधे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो पहले तो ये कि आखिर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते क्या है। ठीक है, अच्छा, बहुत सिंपल सी एक बात है। देखिए, गुड्स परचेज और सेल की जाती हैं, ठीक है ना, तो कैश में भी की जाती हैं। तो ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस किस में होते हैं? क्रेडिट में होते हैं, ठीक है ना। अब क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हो जाते हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि कितने टाइम के लिए, भाई क्या गारंटी है कि वो हमको सामने वाला हमारा पेमेंट हमें वापस कर देगा, नहीं भी करेगा, है ना। तो फिर इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए जिसने सामान बेचा है यानी कि जो सेलर होता है वो बायर के लिए एक नोट लिखता है जिस पे वो अमाउंट, स्पेसिफिक डेट जिस पर आपको पेमेंट करना है, ये सारी चीज़ें उस पर मेंशन कर देता है, ठीक है ना। बायर उस पर अपने साइन भी कर देता है, यानी कि वो अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है इस पर कि हाँ ठीक है, मैंने आपसे इतना सामान खरीदा, इतने टाइम बाद मैं आपको इतने रुपए पेमेंट कर दूंगा। ये जो नोट होता है ना, या फिर जो ये एविडेंस होता है, बस उसे हम क्या कहते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। यानी एक्सचेंज के लिए, है ना, एक्सचेंज के लिए जब क्रेडिट में काम होगा तो एक्सचेंज नहीं, मतलब समझ लीजिए ये एक तरीके का एविडेंस हो गया, एक तरीके का प्रूफ हो गया कि भाई आपके बीच में ट्रांजैक्शन हुआ था और क्रेडिट पे हुआ था, तो जो सामने वाला है वो आपको पेमेंट इतने टाइम बाद दे देगा, इतने रुपए का। समझ गए? ठीक है, छोटी सी इसकी डेफिनेशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बाद अगर हम बात करते हैं कि फिर इतनी सारी चीज़ें आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ ली, क्या क्या चीज़ें समझ में आई, इसकी क्या फीचर्स हो गए, इसका मतलब इसके एक तो ये रिटन होता है और ये इसे लिखता कौन है? ड्रॉर। जो लिखेगा उसे क्या कहते हैं? ड्रॉर कहते हैं। इसका मतलब वही हमारा सेलर हो गया। तो ड्रॉर इज इक्वल टू सेलर, जिसने सामान सेल किया है, क्योंकि ये जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज वही लिखता है। अनकंडीशनल ऑर्डर है ये, ठीक है, बिना किसी कंडीशन के। उसके बाद स्पेसिफाइड अमाउंट उसमें लिखा रहता है जितने का ट्रांजैक्शन उन दोनों के बीच में हुआ है। स्पेसिफाइड डेट होती है जिस डेट में उसको पेमेंट करना है। इसमें ड्रॉई यानी कि जिसके लिए, है ना, जिसने खरीदा है यानी बायर हमारा, उसकी एक्सेप्टेंस होती है ना। वो एक्सेप्टेंस जब तक नहीं दे देगा तब तक दोनों के बीच में वैलिड ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है ना। ये लीगल है, एकदम पूरी तरीके से लीगल है बिल्स ऑफ एक्सचेंज अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर, ये एकदम से लीगल होते हैं। आते इसमें इसका मतलब हमने 3 पार्टीज के बारे में पढ़ा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर हम पढ़ते हैं, इसमें 3 पार्टीज हो गई हमारी। एक तो हो गया ड्रॉर जिसने लिखा, एक हो गया ड्रॉय जिसने इस पर अपनी एक्सेप्टेंस दी माने वो पेमेंट करेगा, और तीसरा हो सकता है इसमें एक पे माने जिसको पेमेंट किया जा सकता है, यानी कि ड्रॉर को ना दे करके पे को भी पेमेंट कर सकता है, तो ड्रॉर के बिहाफ पर वो पे को पेमेंट कर सकता है। इसका मतलब इसमें 3 लोग होते हैं, 3 लोग हो सकते हैं, तीन पार्टीज होते हैं। और समझ जाइए, समझ कितनी बात। ड्रॉर मतलब वो पर्सन जिसने बिल लिखा, ड्रॉइंग मतलब वो पर्सन जिसके लिए बिल लिखा गया, और पे मतलब हो सकता है एक और कोई पर्सन को वो ले ले जिसको वो पेमेंट करवा दे, क्यों होता है। देखो, एक बहुत सिंपल छोटी सी चीज़ समझे। एक गुड है ना, ये आपके पास है, तो आपने भी तो कहीं और से खरीदी होगी, आपने भी तो कहीं और से उसको खरीदा होगा। हो सकता है आप उसको डायरेक्ट पेमेंट करवाना चाहते हो, तो ठीक है ना, तो ये जो ड्रॉइंग है उसको सीधे इसको पेमेंट कर देगा ना यहाँ पर, तो पे इसलिए इसमें पे को ले लिया जाता है। समझ गए? अच्छा, जैसे इसमें हम टाइप्स पाए जाते हैं, एक तो ट्रेड बिल होते हैं और एक एकोमोडेशन बिल होते हैं। ट्रेड बिल जैसे जो बिजनेस के लिए किए जाते हैं तो वो ट्रेड बिल हो जाते हैं। एकोमोडेशन बिल और बिजनेस के अलावा किसी भी और चीज़ के लिए अगर हम बिल लिख रहे हैं या पेमेंट करवाना चाहते हैं, है ना, तो वो एकोमोडेशन बिल में आ जाते हैं।
पर एकोमोडेशन बिल अभी फ़िलहाल आपके सिलेबस में नहीं है 11th वाले में, तो उसको डिस्कशन करना यहाँ पर बेकार है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो फिर यहाँ पर एक स्पेसिमेन हमने ये बनाया हुआ है आपके बिल का, कि ये बिल ऐसे बनता है, छोटा सा, ये ऐसे ही हमने फॉर्मेट बना दिया है। जैसे लिखा हुआ 1 लाख रुपये का अगर हमने बिल बनाना है, स्टैम्प होती है यहाँ पे, इसको स्टैम्प लिख देते हैं हम, है ना। 3 months आफ्टर डेट पे मिस्टर ए और ऑर्डर द सम ऑफ द 1 लाख रुपये, वैल्यू रिसीव है, मिस्टर बी को है, मुंबई, यहाँ पर डे आपका ये लिखा रहता है। एक ऐसे ही हमने बना दिया आपके लिए कि ऐसा बनाया जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को। समझ गए? अच्छा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जैसा ही होता है एक प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट जैसे नाम से क्लियर है, इसमें प्रॉमिस किया जाता है। तो बहुत सिंपल बात हो गई। इसका मतलब प्रॉमिस कौन करेगा? भाई जिसने खरीदा होगा। इसका मतलब प्रॉमिसरी नोट कौन बनाएगा? ड्रॉर बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि वो प्रॉमिस कर रहा है ड्रॉर को कि मैं इतने टाइम बाद आपके ये रुपये आपको वापस कर दूंगा। ये बिल्कुल समझ लीजिए, फिर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन लिखता है? ड्रॉर लिखता है। लेकिन ये प्रॉमिसरी नोट कौन लिखेगा? ड्रॉर लिखेगा। समझ गए, है ना। अब आ जाते हैं इस पर। इसमें सिर्फ 2 ही लोग होते हैं, एक मेकर होता है और एक पे होता है। इसमें थर्ड पर्सन नहीं हो सकता, है ना। मेकर मीन्स जो बनाएगा, मतलब ड्रॉइंग, और पे मनी जिसको पेमेंट किया जाएगा। हो गए 2 लोग। समझ गए ना। अच्छा, बात आ जाती है फिर कुछ तो डिफरेंसेस होंगे भाई बिल्स और प्रॉमिसरी नोट में। हाँ, डिफरेंसेस, डेफिनेटली डिफरेंसेस है। एक बड़ा डिफरेंस तो हमने आपको बता दिया अभी, है ना। इसमें जो ड्रॉर होता है वो क्रेडिटर होता है। ड्रॉर क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर माने जो पैसे को लेगा। तो ड्रॉर कौन हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज में? क्रेडिटर। लेकिन यहाँ कौन होता है? डेटर होता है। क्योंकि कौन लिख रहा है? मेकर लिख रहा है। मेकर कौन है? जो डेटर है, जो देगा, क्योंकि प्रॉमिस देने के लिए किया जा रहा है। ठीक है। ऑर्डर टू पे, यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर दिया जाता है पेमेंट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है? प्रॉमिस टू पे, कि भाई हम आपका पैसा दे देंगे, इस बात का प्रॉमिस किया जा रहा है। नीड एक्सेप्टेंस, राइट। अभी हमने बताया ना, इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आप ड्रॉइंग की एक्सेप्टेंस चाहिए, आपको लेनी पड़ेगी, है ना। जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं देता तब तक वो वैलिड नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं एक्सेप्टेंस की, भाई आपने प्रॉमिस करा रहे हैं ना, आप तो उसको बल्कि दे रहे हो, तो उसमें तो ज़रूरत ही नहीं है। 3 पार्टीज़ होती हैं इसमें, पर इसमें तो 2 ही पार्टीज़ होती हैं। और क्या आ गया? एक्सेप्टर डज नॉट पे देन लायबिलिटी इज अराइज। अगर ये किसी भी तरीके से पेमेंट नहीं हो पाता तो तुरंत ही ड्रॉर की यहाँ पर लायबिलिटी स्टार्ट हो जाती है कि भाई पेमेंट क्यों नहीं हुआ, है ना। पेमेंट क्यों नहीं हुआ, इस बात की लायबिलिटी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। बट प्राइमरी लायबिलिटी यहाँ पर तो शुरुआत से लायबिलिटी है भाई, क्योंकि ये प्रॉमिसरी नोट है और आपको यहाँ पे पेमेंट करना है, तो शुरुआत से लायबिलिटी चल रही है। यहाँ पर लायबिलिटी तब आती जब पेमेंट किसी भी कारण से, किसी भी कॉज से नहीं हो पाता है। तो ये क्लियर हो गया आपको बिल और प्रॉमिसरी नोट के डिफरेंसेस। चलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और आपको समझा दें, बस उसके बाद आपको उसके न्यूमेरिकल करा देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं उन टर्म्स की साइड पे। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट वन, ड्रॉर। ठीक है, जो लिखता है वह जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लिखेगा ड्रॉर है, जिसके लिए लिखा गया ड्रॉइंग है ना। कभी कभी पे दूसरा हो जाता है, अगर वो पेमेंट नहीं कर पाता तो दूसरा किसी को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। टर्म्स ऑफ बिल, टर्म्स ऑफ बिल माने कितने पीरियड के लिए बिल को लिखा गया है, वो पीरियड उसे कहते हैं टर्म्स। ठीक है। ड्यू डेट माने किस डेट को पेमेंट करना है, उसे हम क्या कहेंगे? ड्यू डेट। डेज ऑफ ग्रेस इंपॉर्टेंट है। डेज ऑफ ग्रेस, यहाँ पे 3 दिन ग्रेस के भी मिलते हैं। जैसे 31 को अगर ड्यू डेट हो गई तो उसके आगे 3 दिन और आप बढ़ा देते हैं, तब वो पेमेंट होता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम ग्रेस कहते हैं। ये अभी हम बताते हैं ये क्या है। डेट ऑफ मैच्योरिटी, जब ड्यू डेट में डेज ऑफ ग्रेस को हम ऐड कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि इस डेट पर अब जाकर बिल का पेमेंट हमें करना होगा। ठीक है, ड्यू डेट प्लस डेज ऑफ ग्रेस, जो 3 डेज है हमारे। ठीक है, अब डेज ऑफ ग्रेस उस कंडीशन में अप्लाई नहीं होते जब ऑन डिमांड होता है बिल हमारा, या फिर एट साइट होता है। ऑन डिमांड का मतलब होता है कि उस पर पीरियड यानी कि कोई भी डेट या टाइम मेंशन नहीं होगा,
ठीक है। जब टाइम मेंशन नहीं है तो ग्रेस का कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये है कि ऑन डिमांड है, जैसे ही वो कहेगा उसके लिए वो आपको पेमेंट उसका करना पड़ेगा। ठीक है। डेज ऑफ मैच्योरिटी और भी लिखा, अगर क्वेश्चन डेज के हिसाब से है तो आपको डेज काउंट करने होंगे, मंथ्स के हिसाब से है तो आपको मंथ्स काउंट करने हैं। मंथ्स में डेज ना मिक्स करें, डेज में मंथ ना मिक्स करें, क्योंकि आपको वो पीरियड यानी कि मैच्योरिटी पीरियड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन के लिए इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। डेज़ में आप डेज़ काउंट करेंगे प्रॉपर, जैसे 60 डेज़ के लिए तो आप 60 डेज़ प्रॉपर काउंट करेंगे। मंथ के लिए अगर 3 मंथ्स है तो आप प्रॉपर 3 मंथ लगेंगे, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। समझ गए? अच्छा, अगर कोई पब्लिक हॉलीडे पड़ जाता है इसमें, जैसे पब्लिक हॉलीडे जैसे 2 अक्टूबर आ गया है ना, या फिर जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त आ गया, अगर ऐसा है मैच्योरिटी पीरियड अगर 15 अगस्त का है लेट सपोज, तो फिर उसका जो पीरियड जो मैच्योरिटी पीरियड है वो एक दिन बिफोर यानी कि आपको 14 अगस्त को पेमेंट करना पड़ेगा। एक्सटेंड नहीं किया जाता उसको और पीछे नहीं लिया जाता है। ठीक है, 14 अगस्त को आपको उसका पेमेंट शो करना होगा। समझ गए इतनी मेरी बात को? चलते हैं आगे। डिस्काउंटिंग ऑफ ए बिल, ये बैंक के थ्रू होता है, बैंक में जाकर डिस्काउंट करा देंगे तो बैंक के थ्रू पेमेंट होगा। उसके बाद एंडोर्समेंट ऑफ ए बिल बताया था, एंडोर्समेंट मीन्स जब बिल को किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उसे कहते हैं एंडोर्स। एक एंडोर्सर होता है, एक एंडोर्सी होता है, 2 लोग और आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक। बिल सेंड फॉर कलेक्शन, जब बिल को कलेक्शन के लिए सेंड कर दिया जाता है, ये भी थ्रू बैंक हो जाता है। इन सब के न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको, वहाँ पे और भी डिटेल में समझा देंगे। डिसऑनर ऑफ ए बिल, डिसऑनर माने होता है जब पे मैच्योरिटी पीरियड होता है उस टाइम पर बिल का पेमेंट नहीं किया जाता किसी भी कारण से, उसके पास हो सकता है उस टाइम पे कैश नहीं हो, तब बिल को उसे क्या कहा जाता है, डिसऑनर हो गया। और ये चीज़ें और मिलेंगी आपको इसमें, नोटिंग ऑफ ए बिल, नोटरी पब्लिक और नोटिंग चार्जेस। नोटरी पब्लिक एक ऑफिसर होता है, वो अगर डिसऑनर हो जाता है बिल तो वहाँ पर नोटिंग चार्जेस भी यहाँ पर हमें ऐड कर दिए जाते हैं। इससे कुछ ये नथिंग, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं इसकी मेन चीज़ की साइड। यहाँ पर हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज। ठीक है, अकाउंटिंग एंट्रीज दोनों की ही बुक्स में बनाई जाती हैं, ड्रॉअर के भी बनती है और ड्रॉइंग के भी बनती है। हार्डली 3 से 4 एंट्रीज पास होती हैं, बिल्कुल भी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्स बहुत इजी होने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, तो अकाउंटिंग एंट्रीज की साइड चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मीन्स एंट्रीज। ठीक है, कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं? फर्स्ट वन, ये रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। फिर हो जाता है डिस्काउंट द बिल विद बैंक, या एंडोर्स द बिल, या फिर सेंड द बिल फॉर कलेक्शन। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, एकदम क्लियर दे रखा होगा कि कंडीशन क्या है। ठीक है, फर्स्ट वन आ जाता है रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, माने मैच्योरिटी डेट तक बिल है उसके पास और लास्ट में जाकर के पेमेंट भी हो जाता है। एकदम पहले सिंपल कंडीशन पे चलते हैं, पहले आपको एंट्री बताते हैं। देखो, हमने बताया था कि दोनों क्या बनेगी एंट्रीज, ड्रॉअर क्या भी बनेगी, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ भी बनेगी, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ भी बनेगी। ठीक है, चलो बिल्कुल बहुत सिंपल शुरू करते हैं। ड्रॉअर क्या बनेगी, क्योंकि ड्रॉअर ने अपने सामान को यहाँ पर सेल किया है तो फर्स्ट एंट्री बनेगी सेल की। बहुत सिंपल है, किसको सेल किया, डेटर या फिर जिसका नाम भी हो, जैसे माना मोहन है, सोहन है, राम है, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, फर्स्ट एंट्री जिस डेट को हुआ है, जिस डेट को सामान को सेल किया गया है। ठीक है, जैसे सामान को सेल किया जाता है उसके बाद ये क्रेडिट पर सामान को सेल कर दिया गया तो आपने उसके नाम पर बिल बनाया, बिल पे उसकी एक्सेप्टेंस ले ली उसी डेट को, सेम जैसे ये हमारा फर्स्ट को हुआ है तो फर्स्ट ही लिख देंगे यहाँ पर 1 जनवरी। बिल्स रिसीवेबल टू डेटर्स, सेकेंड एंट्री एक्सेप्टेंस की सेकेंड एंट्री बनेगी बिल्स रिसीवेबल टू डेटर माने उसका नाम लिखेंगे आप पार्टी का। ठीक है, जैसे माना हमने 2 लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, एक राम है ड्रॉअर और मोहन है ड्रॉइंग, ये हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया। ठीक है, 50,000 रुपीज़ का दोनों के बीच में हुआ है ट्रांजेक्शन, तो इसी में एंट्री पास कर देते हैं। तो डेटर्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर डेटर्स की जगह पे अब हम लिखेंगे यहाँ पर मोहन 50,000 रुपीज़।
ठीक है। मोहन ने अपनी एक्सेप्टेंस भी दे दी, डेटर्स नहीं लिखेंगे कहीं पर भी, उसका नाम ही लिखेंगे हम यहाँ पर, हो, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल होगा ना, इसको तो रिसीव होगा ना, इसलिए। क्लियर है। और मैच्योरिटी पीरियड पे आकर के पेमेंट भी हो गया। तो मैच्योरिटी पीरियड हम कैलकुलेट कर लेंगे। माना जैसे माना इन्होंने 1 जनवरी दे रखा है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च खत्म हो जाएगा। मार्च के बाद 3 दिन हमें एक्स्ट्रा ग्रेस के मिलेंगे, ठीक है। 3 दिन एक्स्ट्रा ग्रेस के मिलने के बाद इसका मतलब 4 अप्रैल को पेमेंट हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू BR, बिल्स रिसीवेबल, 50,000 रुपीज़ का। या बैंक से कराना हो तो बैंक से पेमेंट हो जाएगा। ये हो गई सिंपल। बना लेते हैं, मोहन के भी बना लेते हैं एंट्रीज। चलिए, ये ड्रॉइंग है ना। जैसे इसमें ये परचेज करेगा, क्रेडिटर आएगा इसके अंदर, तो क्रेडिटर की जगह हम यहाँ पर नाम मेंशन करेंगे टू राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है। ये पेमेंट करेगा तो क्या होना चाहिए, बिल्स, पे बिल्स, ऐसे करके याद कर लीजिए, सिंपल हो जाएगा। क्रेडिटर्स हटा देंगे, राम डेबिट टू बिल्स, पे बिल्स, ठीक है। और मैच्योरिटी पीरियड पे आकर के आप ये पेमेंट सेम, इसके भी यही वाली डेट यहाँ पे भी मेंशन होगी, बिल्स, पे बिल्स टू कैश अकाउंट, जब ये मैच्योरिटी पीरियड पे आकर बिल का पेमेंट कर देंगे। हो गया क्वेश्चन फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट पॉइंट, रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। जब डिस्काउंट द बिल विथ बैंक, जब बैंक के थ्रू बिल को डिस्काउंट करवाया जाएगा, तो बैंक के थ्रू जब हम आप बिल को डिस्काउंट कराएंगे तो ऑब्वियस बात है कि बैंक के कोई भी काम वो बैंक फ्री में तो नहीं करेगा भाई, यहाँ पर हमें कुछ चार्जेस भी पेड करने होंगे। उसकी भी एंट्रीज यही रहेंगी, इसमें एक एक एंट्री में थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो जाएगा बस, बाकी सब सेम रहता है। समझ गए। तो आप चलते हैं उसकी साइड पे। स्टार्ट करते हैं डिस्काउंटिंग द बिल विथ बैंक। बैंक के थ्रू यहाँ पर डिस्काउंट कराता है, कौन कराएगा, ड्रॉर कराता है ना। वो सारे इतनी प्रॉब्लम से बचने के लिए बैंक के थ्रू पेमेंट करा लेते हैं, यानी कि ड्रॉई पेमेंट कहाँ किधर से कर देगा, बैंक में, और वो बैंक के थ्रू उसको डिस्काउंट करा लेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब डिस्काउंटिंग का बी, यानी कि ये जो हमारा ड्रॉई है इस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है भाई, उसने तो पूरा पेमेंट करना है ना। इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ेगा, हमारे ड्रॉर के यहाँ। ये लिखा है हमने, जैसे ड्रॉर के यहाँ एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस जो वो बैंक को पेड करेगा डिस्काउंट के बदले में टू BR। लेकिन इसके प्रॉपर एंट्री BP टू कैश जो बनती है, बिल्स, पे बिल्स टू कैश। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन भी हमने नोट करके बता दिया, जैसे 1 जनवरी को 30,000 रुपीज़ का है बिल बना है 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। ए ने एक्सेप्टेंस भी नोट कर ली है, डिस्काउंट करेंगे बिल को 12% पर एनम के हिसाब से बैंक से, ठीक है। ड्यू डेट पर बी ने पेमेंट भी कर दिया, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट एंट्री सेल की या परचेज की होती है, जो अंडरस्टूड है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर वो एंट्री होगी ही नहीं, तो अंडरस्टूड है ना ये तो, कि भाई हुआ होगा तभी तो आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं ना इस चीज़ को। तो हम डायरेक्ट चलते हैं एक्सेप्टेंस से ही। BR टू B, ठीक है। एक्सेप्टेंस हो गई हमारी। अब जब हम इसको पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट और डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट चार्जेस, ये बताएंगे भी हम आपको टू BR, ठीक है। कितने रुपीज़ का था, 30,000 रुपीज़ का था। 30,000 रुपीज़ का अभी हम डिस्काउंटिंग चार्जेस यहाँ पर बना देते हैं आपको। कितना है, 12% से है, लेकिन है कितने महीने का, 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स के हिसाब से ही निकाला जाएगा, राइट। ये आ गया आपका 900 रुपीज़ का डिस्काउंटिंग चार्जेस दिया जाएगा सिर्फ। ये तो पूरी एंट्री बनेगी यहाँ पर। तो 30,000 में से 900 रुपये तो हो गए बैंक के पास, तो 900 रुपये तो हो गए बैंक के पास, बाकी 29,100 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अभी बताया हमने इस चीज़ का, लेकिन इसके मीन्स ड्रॉइंग के इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा,
है ना, क्योंकि भाई उसने थोड़ी करा है, उसने तो प्रॉपर पेमेंट किया है ना। उसके यहाँ दोनों एंट्री बनेंगे, यहाँ पर A to BP है ना, एज अकाउंट टू बिल्स पेबल्स अकाउंट, ये भी 30,000 से बनेगा। और एक और एंट्री इसके जो पास होगी, बिल्स पेबल्स टू कैश अकाउंट, यानी कि बैंक अकाउंट जो भी हो, वो भी पूरी 30,000 रुपीज से यहाँ पर इसकी एंट्री पास हो जाएगी। ठीक है ना, बस इसके यहाँ चेंजेस होंगे, और वो भी सिर्फ उतने ही चेंजेस होंगे जितना का हमने उसको डिस्काउंट कराया बिल का, तो वो परसेंटेज यहाँ पर बैंक के चार्जेस हो जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की साइड चलते हैं। यहाँ पर ये हम करेंगे बिल को एंडोर्समेंट, ये कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके सारे क्वेश्चंस में ये बहुत काम आएगा। एंडोर्समेंट ऑफ ए बिल, एंडोर्समेंट मीन्स बिल को ट्रांसफ़र कर देना थर्ड पार्टी को। इसका मतलब इसमें 3 लोग हो जाएंगे, यहाँ पर ड्रॉअर भी होगा, ड्रॉई भी होगा, और वो एंडोर्सी भी होगा जिसको हमने बिल को ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो चलते हैं उधर की साइड पे। So let's start the endorsement of a bill. First we have to understand what is the meaning of endorsement. Then endorsement means transfer of a bill by the creditor to any person. ठीक है ना। अब any person मतलब कौन हो सकता है, डायरेक्टली हम क्वेश्चन से समझते हैं। मिस्टर ए ओज 10,000 टू बी, मिस्टर ए ने बी से 10,000 रुपीज़ उधार लिए हैं। इसका मतलब हम यहाँ पर तुरंत ही ड्रॉअर और ड्रॉई को सेट कर देंगे। बी हमारा कौन हो गया, ड्रॉअर है ना, क्योंकि उससे लिए हैं। लिए किसने उधार है, ए ने उधार लिए। ए हमारा कौन हो गया, ड्रॉई है ना, ए हमारा कौन हो गया, यहाँ पर ड्रॉई हो गया। ठीक है, बी कौन हो गया, ड्रॉअर हो गया। 1 जनवरी को पेबल आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने बाद पेमेंट करेंगे हम ऑन 1 फेब, लेकिन अगले ही फेब में 1 फरवरी को बी एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ सी। बी ने बिल को किसको ट्रांसफ़र कर दिया, सी को ट्रांसफ़र कर दिया। समझ गए आप, इसका मतलब बी ने सी से पैसे लिए, ए ने किससे लिए, बी से, है ना। तो बी ने किससे ले रखा था, सी से ले रखा था। तो अब बी से हट जाएगा और ए से पेमेंट किसे करा देगा, सी को करवा देगा। बस इसी को तो एंडोर्समेंट कहते हैं हम, और कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। बहुत सिंपल सी एंट्रीज पास होती है, एंट्रीज में कुछ भी नहीं है। देखो जो ड्रॉई है उसकी, उस पर तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा भाई, उसे तो पैसे देने ही देने है ना। इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ेगा, हमारे इसके यहाँ ड्रॉअर के यहाँ, और किसके यहाँ, हमारे एंडोर्सी के यहाँ। ठीक है, देखो फर्स्ट एंट्री तो ये बनी जाती है BR टू ए, पूरी बन जाएगी हमारी। इसमें रुपीज़ का तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बनती थी एंट्री, क्या बनती थी, कैश अकाउंट डेबिट टू BR, जब पेमेंट हो जाता था। लेकिन यहाँ पर तो कैश आया ही नहीं, कैश की जगह पर क्या आ गया, हमने पेमेंट किसको करा दिया, सी को करा दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा सी अकाउंट, सी डेबिट, CDR टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि किसको पेमेंट हो रहा है, अब सी को हो रहा है। ठीक है, अच्छा ए के यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही बनेगी फर्स्ट एंट्री, बी डेबिट टू बिल्स पेबल्स, और यहाँ पर बने बिल्स पेबल्स टू कैश, उसने तो पेमेंट कर ही दिया सारा। आ जाते हैं आप यहाँ पर, डेट चेंज कर लीजिएगा, जब जैसे जिस डेट को इसको ट्रांसफ़र किया गया था यहाँ पर वही डेट मेंशन हो जाएगी। जैसे ये है 1 फेब, तो यहाँ 1 फेब आएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आएगा जिस डेट को इसको ट्रांसफ़र किया गया, बिल्स रिसीवेबल टू बी, किसने ट्रांसफ़र किया इसको, बी। ठीक है, इसके यहाँ पेमेंट आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू BR। हो गए एंट्रीज, हो गए एंडोर्स। बस कहाँ पे चेंजेस आए, जब हमारी पेमेंट की एंट्री आई उसमें चेंजेस आए हैं बस, और कोई भी चेंजेस नहीं है। क्योंकि पेमेंट इसको ना आ करके अब पेमेंट किसको आएगा, सी को आएगा, तो हमने C टू BR लिख दिया और सी के बाद पेमेंट कर दिया कैश टू BR। समझ गए। ठीक है, एक और पॉइंट पर चलते हैं, जहाँ पर बिल को सेंड फॉर कलेक्शन बैंक में भेज दिया जाता है। बस इसकी और करा देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक में भेज दिया जाता है बिल। सीधे सीधे समझ लीजिए, कौन भेजेगा, ड्रॉअर भेजता है। ड्रॉअर से फिर भी इस बात का कोई इम्पैक्ट नहीं है। ड्रॉअर क्यों भेज देता है, बिल बैंक भेज देते हैं सेफ्टी के लिए, कि अपने पास रहेगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बैंक में भेज दिया जाता है। ठीक है, ड्रॉअर के यहाँ इन एंट्रीज़ का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उसके यहाँ सिंपल एंट्री ही पास होंगी। ड्रॉअर के यहाँ जिस डेट को वो बिल भेजेगा बैंक में कलेक्शन के लिए,
एंट्री पास कर देंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू BR। सिंपल, भेज दिया हमने बैंक में कलेक्शन के लिए। और जब पेड हो गया, पेमेंट हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। सिंपल, एकदम सिंपल। ड्रॉ किया, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ड्रॉ क्या, सिर्फ जब सेंड किया जाएगा तो बिल सेंड हो गया, ऐसे करके याद कर लो, टू बैंक। और जब पेमेंट हो गया तो बैंक हमारे पास, यानी कि पेमेंट आ गया हमारे पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ये और एंट्रीज की पास हो जाएगी, तो आपका बिल सेंड फॉर कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बिल समझ में आ रहे होंगे। बिल्स में नेक्स्ट में हम आ जाते हैं बिल का डिसऑनर हो जाना। डिसऑनर ये थोड़ा सा एक वास्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। डिसऑनर मीन्स यहाँ पर पेमेंट हमको नहीं मिलेगा, किसी भी कारण से ऐसा हो सकता है कि हम पेमेंट नहीं आए, तो उसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो को वेट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिसऑनर ऑफ अ बिल के साथ। ओके चिल्ड्रन, तब तक के लिए टेक केयर और इसको रिवाइज कर लें, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंट्री छोटी छोटी है, लेकिन कभी कभी अपोजिट एंट्री पास होने की वजह से बिल्स गलत हो जाते हैं, इसलिए इसको रिवाइज करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।